कुमार शर्मा आप सभी का अपने ग्लोरियस क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, पहले मैं उस टॉपिक की एक छोटी सी भूमिका बांटना चाहूँगा। जैसे आप सभी लोग भली बात इस वर्ड से परिचित होंगे, लाइट, प्रकाश, प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पढ़ना पड़ा। जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ। जैसे ईश्वर ने इतने खूबसूरत जहाँ को बनाया है, पक्षी, मानव, जानवर, पेड़ पौधे, इन सभी खूबसूरत चीज़ों को उन्होंने बनाया है, अपने हिसाब से उसे सजाया भी। इस खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए अगर कल्पना कीजिए, जैसे अगर सुबेरा न हो, यानी मतलब यह है कि सूरज ना निकले तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो इस खूबसूरत सी दुनिया को देखने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश। तो हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वह ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी है, जो इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सिलेबस है। आज मैं बेसिक चीज़ों में लाइट के बेसिक चीज़ को बताऊंगा, फिर मैं चैप्टर शुरू करूंगा जो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। जैसे प्रकाशिकी के अंतर्गत आप प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, लेंस, प्रिज्म, ये सभी चीजें आप पढ़ेंगे लाइट के अंतर्गत। मानव नेत्र कैसे वर्क करते हैं, क्या चीजें हैं। बट अभी हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह हमारा टॉपिक है प्रकाश, लाइट, यानी बेसिक चीज। अभी हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश के बारे में, यानी जैसे मैंने बताया, इस खूबसूरत सी दुनिया को देखने के लिए हमें एक माध्यम, एक संसाधन, एक साधन की आवश्यकता होती है, जो होता है प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं है तो हमें दुनिया की कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। जैसे सभी खूबसूरत चीजें हमें दिन के उजाले में तो दिखाई देती हैं, परंतु रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देती। यानी यही कारण स्पष्ट करता है कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, जिस साधन की आवश्यकता होती है, वह होता है प्रकाश। अब प्रकाश की अपने हिसाब से आप परिभाषा दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जो वस्तुओं को देखने में मदद करता है, या आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात इसका आशय है दृष्टि संवेदना उत्पन्न करने का मतलब वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अब प्रकाशिक दृष्टिकोण से इन वस्तुओं को भी दो श्रेणी में बांटा गया है। मैं बात कर रहा हूं प्रकाशिक दृष्टिकोण से वस्तुओं का विभाजन, अब प्रकाशिक दृष्टिकोण से वस्तुओं को दो श्रेणी में बांटा गया है। यानी दो श्रेणी में जिन वस्तुओं को रखा गया, एक को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, एक को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। इन दोनों में हम अंतर स्पष्ट करते हैं। जैसे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। सबसे बेसिक चीज यानी प्रकाश कहें, प्रकाश की परिभाषा को कहें या प्रकाश के मतलब को कहें, हमने ये समझा कि प्रकाश एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जो वस्तुओं को देखने के लिए हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, यानी देखने में मदद करता है। अब किन वस्तुओं को किस प्रकार से देखने में मदद करता है, तो प्रकाशिक दृष्टिकोण से भी वस्तुओं को दो भागों में रखा गया। एक तो प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरे को अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं को इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस। अब लुमिनस की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। जैसे जिन वस्तुओं में, मैं सीधे सीधे बात करूंगा, जिन वस्तुओं में खुद का प्रकाश हो, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं।
यानी जिन वस्तुओं में खुद का यानी स्वयं प्रकाशित होती हो वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, परंतु जिन वस्तुओं में खुद का प्रकाश न हो वह अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी जिन वस्तुओं में खुद का प्रकाश ना हो वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब प्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में क्या आता है, तो सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्य। सूर्य का खुद का प्रकाश है। जैसे इस कमरे में उदाहरण लें तो जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ लालटेन इत्यादि। यानी हम सूर्य की बात करें तो सूर्य में भी स्वतः का प्रकाश है। यानी सूर्य को देखने के लिए हमें किसी लाइट या टॉर्च को जला के देखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें खुद का प्रकाश है, बल्कि उसके द्वारा हमें अन्य वस्तुएं भी दिखाई पड़ती हैं। तो सूर्य हुआ, जलता हुआ बल्ब हुआ, जलता हुआ लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, ये जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो प्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया। परंतु कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अप्रदीप्त होती हैं, यानी जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा, चंद्रमा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा का स्वतः प्रकाश नहीं होता है, वह तो सूरज की किरणों से चमकता है। चंद्रमा हुआ, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये भी इसमें कोई प्रकाश नहीं है। अभी मैंने लाइट बंद कर दिया तो ये बोर्ड दिखेगा नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आपको नहीं दिखने वाला है। यानी बोर्ड हुआ, मार्कर हुआ, पृथ्वी हुआ, ऐसे इत्यादि आदि बहुत सारे उदाहरण हैं जो अप्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, यानी जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, परंतु प्रदीप्त वस्तुओं के कारण वह चमकती हुई दिखाई देती है। यानी ये तो हो गया प्रकाश का डिफिनेशन और प्रकाश के कारण वस्तुओं का विभाजन, किन किन प्रकार की वस्तुओं को रखा गया है। अब हम सबसे पहले और सबसे अहम बात करें तो प्रकाश की चाल यानी क्या होती है, प्रकाश की वेग क्या होती है। जैसे अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, निर्वात में अधिकतम होता है, जिसका मान लगभग, यानी लाइट स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड, इसका वेग होता है। अब ये जो प्रकाश है, प्रकाश जो जैसे मान लेते हैं, अगर सन मान लीजिए, तो सूरज से प्रकाश जो होता है धरती पे पहुंचने में, ये जो भी हम छोटी छोटी बातों पे डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए। तो आप अगर इसको अपने माइंड में रखते हैं तो ऑप्शनल क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, और आने वाले भविष्य में जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। जैसे प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, ये हमने पढ़ा, c बराबर 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो आप बताएंगे निर्वात में। परंतु प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, यानी प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि जो स्पीड निर्वात में होती है वह कहीं जल में, कांच में, हाइड्रोजन में, हीरे में अलग अलग होती है। तो प्रकाश का जो वेग होता है, मैं यहाँ छोटा सा उदाहरण एक और देता हूँ कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। यानी जो प्रकाश का वेग होता है वह अलग अलग माध्यमों पर निर्भर करता है। यानी जैसे अगर हम बात करें पानी में, तो पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वह c/1.33, यानी जब हम डिवाइड करते हैं तो 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह पानी में है। पानी के बाद अगर हम प्रकाश की चाल की बात करते हैं, हाइड्रोजन में क्या होगा, तो हाइड्रोजन में प्रकाश की चाल, उसका जो द्रव्यमान होता है, अगर डिवाइड करते हैं तो इसका मान लगभग 2.98 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में अलग है, हाइड्रोजन में अलग है। ऐसे ही हम बात करते हैं, अगर हम इसके माध्यम को हीरे में देखें, यानी स्पीड को,
तो हीरे में जब देखेंगे तो हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है वह 2.4 यानी लगभग 2 जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब जैसे अगर हम निर्वात की बात करते हैं तो निर्वात हमारा विरल माध्यम है, जो निर्वात होगा वह विरल माध्यम है। बाकी हम किसी पानी की बात करते हैं, हीरे की बात करते हैं तो वह सघन माध्यम होता है। यानी सघन माध्यम में जो वेग होता है वह कम होता है, यानी धीरे धीरे घटता जाता है, न्यूनतम होता है, जबकि विरल माध्यम में वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी आप ये अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वह विरल माध्यम में अधिकतम जबकि सघन माध्यम में न्यूनतम होता है। तीन चार महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करें, फिर इसके बाद मैं अन्य बिंदुओं को बताता हूं। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात किया, अब हम अन्य फिर चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। तो अब हमने जब प्रकाश के बारे में डिस्कस करें तो हम ये भी समझ लें कि सूरज से धरती पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट या 500 सेकेंड लगता है। यानी अगर सूर्य उदय जब होता है तो सूर्य उदय के लगभग 500 सेकेंड यानी 8.5 मिनट बाद उसकी किरण हमारे इस सुनहरी धरती पर पड़ती है और वह हमें दिखाई पड़ता है। अब हम और महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करें तो प्रकाश जो होता है, अक्सर हम लोगों ने प्रकाश को जो देखा है, प्रकाश हम ये भी कहते हैं कि प्रकाश सीधे चलता प्रतीत होता है। तो कहीं हम आगे चल के पढ़ेंगे कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। यानी इसका आशय है कि प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। यानी जो प्रकाश है वो प्रकाश दो प्रकृति का है, एक तो कण के रूप में चलने का मतलब सीधे कणों के रूप में चल रहा है, दूसरा चीजों ने हम लोगों ने पढ़ा कि तरंगों के रूप में चल रहा है। यानी इसका मतलब वह प्रकाश की किरण ऐसे जिगजैग मोशन में होते हुए तरंगों के यानी धाराओं की लहरों के रूप में वह चलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो अर्थात यानी इसका मतलब है प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब जो प्रकाश है वो दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, एक तो कण के रूप में यानी कण के समान, तो दूसरा तरंग के समान यानी तरंगों के समान। यानी ऐसा हम लोगों ने पढ़ा, आगे पढ़ेंगे भी जब पूरा ऑप्टिक्स हम डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि कण के समान कब हम पढ़ते हैं, तरंगों के समान हम कब पढ़ते हैं। जैसे कण के समान की हम बात करें तो कण के समान में जब हम लोग पढ़ेंगे यानी ऑप्टिक्स के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, यानी प्रकाश, विद्युत प्रभाव, कांपटन प्रभाव इत्यादि। तो ये जो भी चीजें हैं यह प्रकाश के कण के सिद्धांत के आधार पर आधारित है। लेकिन जब हम व्यतिकरण चैप्टर को पढ़ेंगे, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि, यानी जब हम इन टॉपिक इन बिंदुओं पर बात करेंगे तो हम उस समय प्रकाश की जो प्रकृति पढ़ रहे होंगे वह तरंगों के रूप में हमें स्पष्ट होगी। यानी वह प्रकाश की प्रकृति हमें तरंगों के रूप में दिखाई देगी। अब जो सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है, तो सातवां महत्वपूर्ण बिंदु ये भी होता है कि प्रकाश को अक्सर हम लोगों ने सीधा देखा, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि सीधा चल रहा है, बट वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश सीधा चलता हुआ प्रतीत होता है। यानी
यानी इसकी वास्तविकता नहीं है, बट इमेजिन जब हम करते हैं, जब हम देखते हैं प्रकाश को, ऐसा लगता है कि प्रकाश जो है वह सीधा चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ कारण भी हम लिख रहे हैं, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य व विवर्तन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। यानी प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, जो विवर्तन होता है, वो बहुत छोटा होता है, और बहुत छोटा होने के कारण हमें जो उसके इर्द गिर्द प्रकाश की किरणें लहरती हुई दिखाई देती हैं, मतलब चलती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। और जब हमें वह दिखाई नहीं देती हैं तो हमें ऐसा इमेजिंग, ऐसी कल्पना, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई पड़ता। अब जो प्रकाश की बात होती है, जैसे सबसे बड़ी डिस्कशन की बात यह है कि प्रकाश हमें कब दिखाई देता है, यानी जैसे सामान्य आंखों द्वारा, यानी सामान्य व्यक्ति की आंखों द्वारा कितने वस्तुओं पर, यानी कितने तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़े, यानी उसका वेवलेंथ कितना हो कि वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने ऐसा देखा है कि कभी कभी वस्तुएं हमारे सामने से गुजरती हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे पास आ जाती हैं तब हमें अचानक दिखाई पड़ता है। यानी इसके लिए कहीं ना कहीं एक तरंगदैर्घ्य, एक वेवलेंथ हमें निर्धारित है। तो एक कारण है कि जो सामान्य मानवीय आंख है, यानी अर्थात सामान्य मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के बीच वस्तुओं को देख पाता है। यानी अगर हम कहें विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब हमने लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों, यानी विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है? जैसे जब हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण वह भाग होता है जो मानव द्वारा दिखाई पड़ता है। यानी अगर विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बीच प्रकाश पड़ती है, अगर विद्युत चुंबकीय विकिरणों को स्पष्ट करती है, तब हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, वरना दिखाई नहीं देगी। अब यह जो मुख्यतः 8 बिंदुएं थी, यह 8 बिंदुएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के भी दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जामिनेशन के भी दृष्टिकोण से, और प्रकाश की बेसिक चीजों को समझने के लिए भी। अब इसके बाद जो मेरा चैप्टर है, जो टॉपिक है, अब हम लोग ये जो टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें पहला जो टॉपिक शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर है, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है प्रकाश का परावर्तन, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको नोट कीजिए। तो आइए अब हम ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के अंतर्गत जिस पहले टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, वह क्लास 10th और 12th के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और चैप्टर का नाम है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, यानी ऑप्टिक्स चैप्टर जो इंटरमीडिएट में शुरू होता है और जो हाई स्कूल में शुरू होता है, वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन से शुरू होता है। और इसके पहले अभी हम लोगों ने जस्ट प्रकाश के बारे में पूरे डिटेल रूप से अध्ययन किया है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जहां तक हो सका हम लोगों ने कम समय में अर्जित किया। अब इसके बाद केवल परावर्तन को अगर हम समझ गए तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का तात्पर्य क्या है, नियम क्या है, हम उसे समझ सकेंगे। सबसे पहले मैं एक बात करूं, नियम को मैं समझा दूं तो नियम होता क्या है। अगर जब भी नियम की बात आती है तो नियम एक अवधारणा होती है,
यानी यह एक ऐसा सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है और बहुत प्रैक्टिकल के बाद, बहुत सारे प्रयोगों के बाद एक सिद्धांत, एक नियम प्रतिपादित किया जाता है जिसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है और वह 100% साक्ष्य होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश परावर्तन के नियम को अगर हम समझना चाहें तो प्रकाश परावर्तन के नियम को समझने के लिए हम यहाँ एक डायग्राम बना रहे हैं। जैसे हमको ये पता है कि लाइट है, जब प्रकाश पड़ती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है और किसी ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद जब तक वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी वह ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये एक हमारा सरफेस है यानी प्लेन है, और अगर यह हम दर्पण ले लें यानी अगर यह हमारा मिरर है दर्पण, तो ऐसे में क्या होगा, सूरज की जब किरणें इस पर पड़ेंगी तो पड़ने वाली सूरज की किरणों को यानी जो किरणें किसी ऑब्जेक्ट से किसी मिरर पर, सतह पर, प्लेन पर गिरती हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इस सतह के जिस बिंदु पर गिरती हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और इस आपतन से और इस सरफेस पे 90 अंश का कोण बनाते हुए जो ये लाइन इसको डिवाइड कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। और जैसा कि प्रकाश की एक्टिविटी, जैसे प्रकाश की चरित्र है कि जब वो प्रकाश की किरण गिरेगी तो वहां से कुछ न कुछ परावर्तित होगी, कुछ उसमें यानी बहुत संचित यानी बहुत कम ही संकुचित मात्रा में कुछ प्रकाश की किरणें वह अवशोषित करता है, परंतु अधिकांश प्रकाश की किरणों को वह वापस उसी माध्यम में लौटा देता है और वापस लौटने वाली किरणों को बोलते हैं परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें। अब इस पॉइंट से अगर हम समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु, किसी सरफेस, किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद उसकी अधिकांश किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं और प्रकाश की इसी घटना को यानी प्रकाश को वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर यह मान लेते हैं विरल माध्यम है तो यह विरल माध्यम में वापस गई है। नीचे अगर मिरर को हम लेते हैं सघन माध्यम तो प्रकाश की कोई भी किरण इस सघन माध्यम में नहीं आई है, यानी अधिकांश किरण परावर्तित हुई और उसी माध्यम में परावर्तित हुई है जिस माध्यम से वह आई है। तो प्रकाश परावर्तन को अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे कि प्रकाश परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश परावर्तन को समझने के लिए लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल अर्थात दर्पण, कुछ भी ले सकते हैं, दर्पण या समतल में कोई भी प्लेन हो सकता है, दर्पण से टकराती है तो उसकी अधिकांश किरणें टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश परावर्तन को समझने के लिए हम कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर टकराती है तो उसकी अधिकांश भाग उस दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं और प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। जैसे जो उस ऑब्जेक्ट से यानी जो लाइट यानी जो प्रकाश की किरण गिरती है तो प्रकाश की किरण दर्पण की ओर जो आ रही है उसको आपतित किरण, और दर्पण से पुनः वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर गिरता है वो आपतन बिंदु होता है, और इस पे यह खींचा गया अविलंब होता है जो इस सरफेस यानी दर्पण यानी समतल पर 90 अंश का कोण बनाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी परावर्तन का जो नियम है, यह परावर्तन का नियम मुख्यतः दो नियम है इसके। एक तो वह जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण इससे संबंधित, और दूसरा इनके कोणों से संबंधित है। तो हम प्रकाश परावर्तन के दोनों नियमों को समझते हैं। तो प्रकाश परावर्तन का जो दो नियम है उनमें से महत्वपूर्ण नियम या जो प्रथम नियम है, यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रकाश परावर्तन का प्रथम नियम। अब प्रकाश परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? जैसे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, यानी प्रथम नियम प्रकाश परावर्तन का प्रथम नियम। प्रकाश परावर्तन के प्रथम नियम को इसी डायग्राम से हम समझेंगे कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, यह तीनों कहीं न कहीं इस बोर्ड के तल में स्थित है। बोर्ड के तल में स्थित होने का तात्पर्य है कि यह भी एक 2D डायमेंशनल बोर्ड है, और यह जो डायग्राम बनाए हैं यह भी 2D डायमेंशनल है। 2D डायमेंशनल का मतलब हुआ इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही यह निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक प्रकाश की किरण बाहर की ओर निकल रही है यानी बोर्ड के तल से बाहर या बोर्ड के तल से अंदर जा रही है। तो जो पहला सिद्धांत, जो पहला नियम दिया गया, वह कहा गया कि प्रकाश परावर्तन के प्रथम नियमानुसार आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी इसका जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम यही बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे यहाँ बोर्ड के तल में, अगर आप कॉपी में बनाएंगे तो आप कॉपी के तल में होंगे, अगर आप किसी मान लेते हैं धरती पे बनाते हैं तो वह धरती के तल पे होगा। जो द्वितीय नियम दिया गया प्रकाश परावर्तन का द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम इनके कोणों पर आधारित है। और प्रकाश परावर्तन का द्वितीय नियम का जब प्रयोग किया गया तो देखा गया कि अगर ये आपतित किरण हम देखते हैं कि जितने तरफ, जैसे मान लेते हैं अगर ये आपतित किरण को हम अविलंब की ओर लेते जाएं तो परावर्तित किरण भी वापस अविलंब की ओर झुकती जाती है, और जैसे जैसे अविलंब से दूर ले जाते हैं तो वो भी दूर होती जाती है। अर्थात कहीं ना कहीं आपतित किरण के कोण यानी आपतित किरण और अविलंब के बीच यह जो बना कोण आपतन कोण होता है, आपतन कोण, वह आपतन कोण का मान इस परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात जो द्वितीय नियम बताया गया, द्वितीय नियम में बताया गया कि आपतन यानी परावर्तन कोण का मान सदैव मान के बराबर होती है, मान के बराबर होती है। अर्थात कोण I का जो मान होता है वह कोण R के बराबर होता है। यानी इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद इस टॉपिक के अंतर्गत जो आता है अगला टॉपिक हम उसको पढ़ेंगे, जो